आइए दोस्तों, आज हम B2 सर के बायोलॉजी सब्जेक्ट का 12 चैप्टर नंबर जो कि पादप तथा मानव में जनन उसका आज प्रैक्टिस करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, सजीव जिस विधि के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। हाँ दोस्तों, जनसंख्या कैसे बढ़ता है? जनन से, सही बात है। दूसरा है, पोषण श्वसन की तरह सजीवों को जीवित रहने के लिए जनन की आवश्यकता नहीं होती है। सही बात है दोस्तों, जीवित रहने के लिए जनन नहीं की आवश्यकता नहीं होती, जनसंख्या बढ़ाने के लिए होती है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। तीसरा है, सभी सजीवों में एक ही तरह से जनन संपन्न होता है। ये बात गलत है दोस्तों। पहले हम लोग पढ़े हैं, तो अभी पढ़िएगा तो उसमें लिखा है साफ साफ कि जनन 2 तरह से होता है, लैंगिक और अलैंगिक। और यहाँ पर बातें हो रही हैं कि एक ही तरह से संपन्न होता है। ये तो गलत है ना। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए, जब संतति की उत्पत्ति एकल व्यष्टि या फिर सिंगल पेरेंट्स के द्वारा होता है तब जनन की इस विधि को क्या कहते हैं? एक ही पेरेंट्स से होता है तो अलैंगिक। ठीक है, जिसमें से नर और मादा ना होकर एक ही होता है तो अलैंगिक। जिसमें 2 को पार्टिसिपेट होते हैं, जिसमें एक नर होता है मादा, तो उसे लैंगिक बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तीसरा लैंगिक नहीं अलैंगिक, तो अलैंगिक के बताएं। अलैंगिक अलैंगिक जनन में निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है पाई जाती है? अलैंगिक जनन में क्या नहीं होता है दोस्तों? तो इनमें जीवों की केवल एक व्यष्टि भाग लेती है। सही है, ठीक है। इनमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं। युग्मक मतलब जाइगोट, सही बात है, इसमें युग्मक भाग नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों। सी है, इस प्रकार के जन्म में समसूत्री या असमसूत्री कोशिका विभाजन ही होता है। ठीक है, एक होता है मायोसिस, माइटोसिस, एमाइटोसिस। ठीक है, एक होता है अर्धसूत्री। ठीक ना, तो अर्धसूत्री केवल, ठीक है, जनन कोशिका में होता है दोस्तों। ठीक है, बाकी शरीर का विकास हो या फिर उसका ही विकास हो तो उसमें ये दोनों होता है, लेकिन जनन कोशिका में ही केवल अर्धसूत्री होता है। तो ये भी बात सही है। डी है, इस जनन में केवल बाह्य निषेचन ही होता है। तो यही गलत है दोस्तों, इनमें केवल बाह्य निषेचन नहीं होता है। डी हो जाएगा। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया किस प्रकार के जनन में होता है? यानी कि फर्टिलाइजेशन किस में होता है? तो चौथा का हो जाएगा दोस्तों लैंगिक। चौथा का हो जाएगा लैंगिक। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि है? देखिए, अलैंगिक की 6 विधियां हैं। कितने हैं दोस्तों? 6 विधियां हैं। उसमें से देखिए 3 को तो हैले हैं, क्योंकि विखंडन द्वारा भी होता है अमीबा में, ठीक, मुकुलन द्वारा भी होता है, और बीजाणु जनन भी होता है। ठीक है, तो ये तीनों सही हुआ, डी। देखिए, किस प्रकार के जनन में जनक जीव यानी कि पैरेंट ऑर्गेनिज्म का शरीर बिल्कुल गायब हो जाता है? तो द्विविखंडन में। ठीक है, विखंडन में होता है, द्विविखंडन नहीं बोलिए, एकल विखंडन बोलिए। उसमें जैसे अमीबा हो गया, ठीक ना, उसमें पैरेंट का शरीर गायब हो जाता है और 2 भाग में बढ़ जाता है। हाँ, अच्छा, वो 6 का ये चुनना था। ठीक है, तो ये में हो जाएगा आपका बी, विखंडन। ठीक है ना, अमीबा में होता है दोस्तों।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अनुकूल परिस्थितियों में एकोष्कीय जीवों का जन्म हेतु द्विविखंडन का सहारा लेता है। अब प्रतिकूल परिस्थितियों में एकोष्कीय जीव में बहुविखंडन। सही बात है दोस्तों। अनुकूल परिस्थितियां रहे तो एकोष्कीय जीव में द्विविखंडन होता है, लेकिन इसमें बहुविखंडन भी होता है, लेकिन उसके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों सही है, यहाँ पर सी हो जाएगा। चलो 8 नंबर क्वेश्चन है विखंडन यानी कि फिजन द्वारा अलैंगिक जन्म होता है। तो देखिए मोनेरा और प्रोटिस्टा बताए थे ना, मोनेरा और प्रोटिस्टा एकोष्कीय जीव है, इसी में होता है, तो सी हो जाएगा। 8 का सी हो जाएगा। 9 मुकुलन बॉन्डिंग द्वारा प्रजनन किस में होता है दोस्तों? ठीक है, तो बॉन्डिंग द्वारा बताना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ईस्ट में। बॉन्डिंग द्वारा किस में होता है? ईस्ट में होता है। इसमें एक तो होता है ना, पौधा से थोड़ा सा मुकुल जैसा निकलता है, इसके बाद धीरे धीरे वो स्वतंत्र अलग हो जाता है और फिर पुनः उसका विकास हो जाता है। बॉन्डिंग में ही होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विखंडन द्वारा केवल एकोष्कीय जीवों में ही प्रजनन होता है। विखंडन द्वारा केवल एकोष्कीय जीवों में होता है। ठीक। दूसरा बोल रहा है कि मुकुलन द्वारा एकोष्कीय तथा बहुकोष्कीय दोनों में होता है। तो ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका दोनों सही है। ठीक है, हाँ, मुकुलन द्वारा दोनों में होता है। कायिक जनन, तीनों कायिक जनन होता है। कायिक जनन किस में होता है दोस्तों? पौधा में होता है। किस में होता है? पौधा में होता है, याद रखिएगा। 6 गो में से एक तो कायिक है, जिसमें जो कि केवल पौधे में ही होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला है अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता नहीं पाई जाती है। देखिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता नहीं पाई जाती है, ये बात बोल रहा है। फिर अगला कह रहा है कि विभिन्नता केवल अलैंगिक जनन से ही उत्पन्न होता है, ये दूसरा बात हुआ। तीसरा है लैंगिक जन्म में युग्मक भाग लेते हैं। लैंगिक जन्म में युग्मक भाग लेते हैं परंतु निषेचन की क्रिया नहीं होती है, ये गलत है। लैंगिक जन्म में युग्मक भाग लेते हैं, ये भी बात सही है, और निषेचन की प्रक्रिया भी होती है, ठीक ना, तो ये गलत बात है ना। अगला है 13 कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। वहीं बर्ड तो मुकुलन में होता है ना, बताए थे ना, बर्ड निकलता है। बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है। देखिए बीजाणु जनन द्वारा जनन किस में होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका कवक और हाइड्रा में। कवक और हाइड्रा में, याद रखिएगा। अलैंगिक जनन के दौरान किस प्रकार का कोष का विभाजन होता है? देखिए अलैंगिक की बात हो रहा है, तो अलैंगिक के समय ना दोनों होता है, समसूत्री और असमसूत्री। पीछे रिपीट किया हुआ है, उसी का हिंदी में दे दिया है। देखिए टोरुलेशन, ठीक है, टोरुलेशन की प्रक्रिया का संबंध किस प्रकार के जनन से है? तो देखिए टोरुलेशन का बात हो रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका मुकुलन। देखिए 3 बार आ गया मुकुलन, बर्ड बोले तो भी मुकुलन, टोरुलेशन बोले तो भी मुकुलन। ये है कोनिडिया। कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन द्वारा मुख्यतः किस में होता है? कोनिडिया द्वारा, ठीक है। तो 17 को हो जाएगा दोस्तों कवक में। कोनिडिया द्वारा कवक में, कोनिडिया द्वारा कवक में, याद रखिए। नेक्स्ट है कायिक जनन की क्रिया में पौधे के किस भाग से पौधा को उगा सकते हैं? देखिए कायिक जनन में ना जड़ से भी उगा सकते हैं, तना से भी, पत्ती से भी, सभी हो जाएगा। माने कायिक जन्म में जहाँ से मन तक तहाँ से उगा सकते हैं, जड़ हो या फिर तना हो या फिर पत्ती हो, इसी में तो कायिक जन्म होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की तने के माध्यम से प्रजनन करते हैं? यानी कि तने के माध्यम से किस में होता है दोस्तों? गुलाब होगा। हाँ, तो ये होता है दोस्तों आपका
गुलाब में तना मतलब वही टहनी के बात कर रहा है। हाँ, उसके डांड को तना बोलते हैं। और तन्नी के माध्यम से प्रजनन होता है। प्रजनन मतलब उसका फिर से विकास। किले में कायिक जनन होता है। देखिए किले के बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है दोस्तों? तो 20 नंबर देखिए किले का। तो किले का कायिक जनन होता है प्रकंद में। किले का प्रकंद में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक को विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है? तो देखिए हाइड्रा को ना, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में किसको विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकते हैं? स्पाइरोगाइरा होगा, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। इसका स्पाइरोगाइरा होगा दोस्तों। सटीक आंसर इसमें विखंडन। अच्छा, इसमें विखंडन दिया है ना, विखंडन द्वारा स्पाइरोगाइरा। बाईस नंबर, निम्न में से कौन सा एक अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? देखिए अलैंगिक का विधि नहीं है। तो देखिए मुकुलन बताए थे, ठीक, बीज बोना बताए थे, दाब डालना भी बताए थे, लेयरिंग नहीं बताए थे। तो 22 क्या हो जाएगा? तो एक मिनट, हाँ, बीज बोना ये तो रोपने वाला हो गया ना, ये तो कोई लैंगिक अलैंगिक नहीं हो रहा है। ठीक है, लेयरिंग, बीज बोना हो जाएगा इसका, बीज बोना, लेयरिंग सही है, ठीक है। ईस्ट के शरीर से निकलने वाला मुकुल किस प्रकार का होता है? देखिए ये जो मुकुल होता है ना, तो दोनों प्रकार का होता है। ये कोशिकीय भी होता है, बहु कोशिकीय भी, बताए थे ना। तो 23 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात हो रही कैलाश कलंगी, वही कलंगी का निर्माण किस प्रकार के जन्म होता है? कैलाश का निर्माण किस में होता है दोस्तों? तो हो जाएगा ऊतक वर्धन, एकरे के ऊतक वर्धन कहा जाएगा, ठीक है। ऊतक के द्वारा माध्यम से, यानी कि कलंगी के माध्यम से ही पुनः पौधे का निर्माण करना ऊतक जनन कहलाता है, ठीक है। देखिए अजूबा पौधा जैसे ब्रायोफिलम में कायिक जनन किसकी तरह होता है? देखिए ब्रायोफिलम में ना किसकी तरह होता है? देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों आपका पत्ती के माध्यम से, ठीक है। ब्रायोफिलम में कायिक जनन किसके माध्यम से होता है? जैसे केला में पढ़े थे परकंद से, पढ़े थे ना, जैसे ताना से पढ़े थे गुलाब में, उसी तरह याद रखिएगा कि ब्रायोफिलम में कायिक जनन जो होता है पत्ती के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जीव अनुकूल परिस्थितियों में किस प्रकार का प्रजनन करते हैं? तो देखिए अनुकूल परिस्थितियों की बात हो रही है, किसका? अनुकूल। तो अनुकूल में हो जाएगा समद्विविभाजन, इसी को विखंडन भी कहते हैं। समद्विविखंडन मानने के द्विविखंडन कहते हैं, ठीक है। बहुविखंडन नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुविखंडन होगा, लेकिन अनुकूल में द्विविखंडन होगा। हाँ, उसी को समद्वि लिखा है मैंने बराबर। राइजोम, देखिए राइजोम और घनकण, ठीक ना, ये क्या लिखा है? घनकण है, न छूट गया है, ठीक ना, ऊपर न दे दीजिए। हाँ, घनकण जैसे भूमिगत तना क्यों विकसित होता है? राइजोम जो है ना अर्थात घनकण है ना, जैसे भूमिगत तना क्यों विकसित होता है? तो हो जाएगा भोजन के संचय के लिए, ठीक है। इसमें तो देखिए भूमिगत ताना विकसित होता है, तो भूमिगत ताना क्यों विकसित होता है, उसका क्या जरूरत है? तो देखिए भोजन के संचय के लिए, वर्गी प्रजनन के लिए और बहुवार्षिकता के लिए, ठीक है ना। ये बहुवार्षिकता को दर्शाता है, तो बहुवार्षिकता के लिए सभी हो जाएगा। देखिए दोस्तों जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे में सबसे महत्वपूर्ण भाग, देखिए दोस्तों ऐसे तो देखा जाए तो पौधे के सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका क्या होता है? पत्ता होता है। क्या होता है दोस्तों? पत्ती होता है। लेकिन जीवन चक्र के लिए क्या होता है? फूल होता है। जीवन चक्र के लिए क्या होता है दोस्तों? फूल, क्योंकि फूल के चलते ही दूसरा पौधा का जन्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी जीव है? यहाँ पर बात हो रही है द्विलिंगी जीव, ठीक है। तो देखिए 29 का हो जाएगा आपका स्पंज भी है, टेपवर्म भी है और जोंक भी है, अतः सभी हो जाएगा।
यानी कि दो लिंग होता है, मेल भी होता है फीमेल भी होता है। द्विलिंगी का मतलब यही हुआ कि स्पंज में दो मेल भी होगा, फूल में फीमेल भी होगा, यही द्विलिंगी। 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक पूर्ण पुरुष में 4 चक्र होते हैं, सही बात है। पुमंग पुरुष के मादा भाग, ये तो गलत है ना। पुमंग पुरुष का मादा भाग थोड़े हैं, नर भाग हैं। और जयंग जो है पुरुष के नर भाग हैं, नहीं उल्टा दे दिया है, ठीक है। पुमंग नर भाग हैं और जयंग मादा भाग हैं, तो दोनों गलती हुआ ना। और तो आपका आंसर क्या होगा सही? 1। देखिए अच्छा देखिए फूल का कार्य क्या है, फूल का कार्य क्या है देखिए तो तो देखिए फूल का कार्य बताना है दोस्तों। देखिए एक मिनट, फूल का कार्य बताना है तो आपका हो जाएगा पहला परागण तथा अंडों का उत्पादन करना। देखिए फूल में ही परागकण और अंडों का उत्पादन होता है। अंडा जो होता है ऊपरी में होता है और परागकण जो है परागकोश में होता है, ठीक है। तो ये तो सही है। फिर आगे देख लेते हैं। परागण तथा निषेचन करवाना, हाँ फूल में होता है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होता है? फूल में अंदर। इसके बाद है बीज तथा फलों का निर्माण होता है, हाँ फूले से बीज और फल बनता है। तो सभी हो जाएगा दोस्तों, सभी कार्य हैं। 32 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज फूलों के सहायक भाग हैं, सही बात है। देखिए 4 भाग है ना, उसमें बाह्य दलपुंज होता है और एक तो दलपुंज होता है, ठीक है। वो दोनों सहायक भाग होते हैं। फिर इसके बाद पुंबंग और जयांग, ठीक ना। और ये 2 है आवश्यक भाग हैं। इस प्रकार 4 भाग हुआ ना। हाँ तो 2 सहायक और 2 आवश्यक, क्योंकि इसी में सब जितना मेल फीमेल वाला पार्ट होता है ये तो सहायक है। वो कुछ समय बाद झूठे कर गिर जाता है, ठीक है। जब कली अवस्था में फूल रहता है ना तो उसको सपोर्ट करने के लिए होता है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी हो जाएगा, दोनों सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैवाल तथा कवकों में अलैंगिक जनन की समान विधि है। देखिए सही बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि शैवाल और कवक क्या है, ये कुछ की जीव है, तो उसमें तो वही होगा ना। फिर इसके बाद प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर शैवाल तथा कवक में लैंगिक जनन होने लगता है, सही बात है दोस्तों। क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में इसमें लैंगिक शैवाल और कवक में लैंगिक जनन भी हो सकता है या होता है। निम्नलिखित में से किस पर्णसंधियों द्वारा नए पौधे विकसित होते हैं? देखिए ये कौन सा मतलब जैसे फसल है जिसमें पर्णसंधियों के द्वारा नए पौधे विकसित होते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 इसका हो जाएगा सभी। क्योंकि आलू में भी पर्णसंधियाँ पाई जाती हैं, अदरक में भी पर्णसंधियाँ पाई जाती हैं और केला में भी पर्णसंधियाँ पाई जाती हैं। ये सब क्या है दोस्तों? परकंद हैं। चलिए डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोन। क्लोन परिणाम है। क्लोन किसका परिणाम है दोस्तों? तो अलैंगिक का। क्लोन यानी वही कलंगी बताए थे ना, तो अलैंगिक का परिणाम है। बांस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? देखिए बांस का बात हो रहा है, किसका? बांस का। तो बांस में जो होता है दोस्तों परकंद द्वारा। याद रखिए, आपको केला में भी परकंद बताए थे, बांस में भी परकंद बता रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग श्राई पौधा नहीं है, माने एक लिंग नहीं होता उसमें, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों नारियल। क्या हो जाएगा? नारियल। ये द्विलिंगी है नारियल, हाँ। बाकी खजूर हो गया, ठीक, पपीता हो गया, सहतूत हो गया, ये सब क्या है? द्विलिंगी, एकलिंगी, एकलिंगी है ये सब। खजूर, सहतूत, पपीता एकलिंगी है, लेकिन आपका जो नारियल है ये कैसा है? द्विलिंगी है, द्विलिंगी। देखिए सुकोया, ठीक है। 38 नंबर है, सुकोया वृक्ष की आयु होती है, माने सुकोया वृक्ष की आयु कितनी होती है दोस्तों? तो 3000 से 4000 वर्ष। कितना? 3000 से 4000 वर्ष।
पराग उत्पन्न होता है। अच्छा ये बताइए पराग कहाँ से उत्पन्न होता है? तो देखिए पराग कोश से, पराग कोश में जमा रहता है ना पराग का। अच्छा ये बताइए देखिए वर्तिका हुआ, वर्तिका हुआ, ये तो फीमेल पार्ट है, तब फीमेल में तो पराग रहेगा नहीं, ठीक ना, वहाँ तो पहुँचेगा तो परागण हो जाएगा, क्योंकि पराग कोश से पराग कण को वर्तिका के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। देखिए इसमें दो पार्ट में होता है काम, पहले परागण होगा और परागण होने के बाद निषेचन होगा। हाँ देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए पुमंग की इकाई को, ठीक है, पुमंग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। ये गलत बात फिर हो गया ना, क्योंकि पुमंग जो है वो मेल पार्ट है, ठीक ना, कैसा है? मेल पार्ट। और जो ये स्त्री केसर दिया है कार्पल्स, ये तो फीमेल पार्ट है, तो ये दोनों गलती हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत डी हो जाएगा, इसको क्रॉस कर दीजिएगा ना, दोनों सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में स्त्री केसर का भाग नहीं है। देखिए स्त्री केसर समझिए, यानी कि फीमेल पार्ट मतलब नहीं है, फीमेल पार्ट कौन नहीं है? तो देखिए यहाँ पर देखिए अंडाशय, ये तो क्या हुआ? फीमेल पार्ट हैं। वर्तिका ये भी है, वर्तिका भी है, लेकिन फिलामेंट तंतु जो है ना ये नहीं है, तंतु नहीं है, ये मेल पार्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। डिस्कशन ज़्यादा नहीं करना होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लंबा हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में स्त्री केसर, ठीक है, का भाग नहीं है। स्त्री केसर का बस सॉरी पुकेसर का भाग नहीं है, यानी कि मेल पार्ट नहीं है इसमें। कौन मेल पार्ट नहीं है? तो देखिए यहाँ पर बीजांड, देखिए बीजांड, ठीक, बीजांड क्या है? फीमेल पार्ट है। बीजांड किसका पार्ट है? हाँ, तो 42 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है यानी कि गलत को छाटना है। 43 का क्या हो जाएगा? गलत को छाटना है दोस्तों। तो देखिए पराग कोश एक चतुष्कोणीय संरचना है, सही है, ठीक। पराग कण का विकास पराग कोश में होता है, ये भी सही है। अलग अलग प्रजातियों के पौधे में एक ही तरह के परागण होते हैं, नहीं, सबका अलग है, तभी तो विविधता उत्पन्न होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग में अलग अलग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए अंडाशय के भीतर बीजांड रहते हैं, और दूसरा है बीजांड के भीतर भ्रूण रहते हैं, सही बात है। आप भ्रूण में मादा युग्मक ओभा सुरक्षित रहता है। देखिए कितना अच्छा सा डील किया हुआ है, ठीक ना, साफ टोपी में से उठा लिया गया है इसको। देखिए पहले होता है अंडाशय, ये बड़ा वाला भाग क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होता है? ओवुल रहता है, ठीक है, ओवुल के अंदर इम्ब्रोय रखता है, इम्ब्रोय के अंदर ओभा रहता है, ठीक है। एक तो जिस प्रकार मेल में होता है स्पर्म, उसी प्रकार फीमेल में रहता है ओभा। तो ओभा देखिए कितना अंदर आता है, ठीक है, तो इसका सभी सही होगा। देखिए परागकण का बाँचोर किस कार्बनिक पदार्थों से बना होता है? देखिए परागकण का बाँचोर जिससे कोई भी प्राकृतिक एंजाइम मतलब निम्नलिखित उसको माने क्षति नहीं पहुंचा सकती हैं, तो किसका बना होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका स्पोरोपालेनिन, स्पोरोपालेनिन का बना होता है दोस्तों। जो परागकण होता है ना, वो एक तो बाँचोर में ढका रहता है, उस ढका हुआ पार्ट का नाम है स्पोरोपालेनिन, स्पोरोपालेनिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए गलत को छाटना है दोस्तों। तो पौधे की कई प्रजातियों का तीनों परागण मनुष्य में एलर्जी पैदा करते हैं, सही बात, क्योंकि बहुत सारे प्रजाति हैं जिसका परागण मनुष्य को क्षति पहुंचा देता है। अगला है परागकण, परागकोश भले पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इनमें प्रोटीन होता है, सही बात है, और खनिज लवण तथा विटामिन बी से भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी सही है। देखिए पुष्पी पौधे में सभी प्रजातियों के परागकण की जीवन क्षमता समान नहीं, सबकी क्षमता अलग अलग होती है, तीनों सबकी क्षमता
अलग अलग होती है, तो ये सी गलती है। 47 है, स्त्री केसर का आधारीय भाग जो पुष्पन में जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? देखिए स्त्री केसर का, तो उसे क्या कहते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंडाशय बोलते हैं। वो थैला नुमा रहता है, जैसे पहले नीचे डंठल रहता है और डंठल से जो मतलब तो बल्ले की तरह जो टच में रहता है ना फैला हुआ भाग, उसे अंडाशय है। अंडाशय से ही एकदम सीक्वेंस में जो है ना बादल पुंज दल पुंज ये सब अच्छा से लगे रहते हैं, ये सिर्फ अंडाशय से। नेक्स्ट है युक्तांडी युक्तांडपी। युक्तांडपी जयांग किसे कहते हैं? देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपका जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। देखिए जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं? युक्तांडपी जयांग कहते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए। देखिए दोस्तों पराग कणों का पराग कोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण कहते हैं। ठीक है, परागण है। देखिए तो 50 का हो जाएगा दोस्तों आपका पराग कोश से अस्टिग्मा तक पराग का संचार। अस्टिग्मा वही कहते हैं, वर्तिकाग्र का बात कर रहा है, वहीं तो बी हो जाएगा। इसी का इंग्लिश में दे दिया है। देखिए जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो यह उसी पौधे के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस परागण को क्या कहते हैं? स्वपरागण। ठीक ना, स्वपरागण कहते हैं, चूंकि एक ही पौधा है और उसी पर मेल फीमेल है। ठीक ना, 52 हो जाएगा। स्वपरागण केवल उभयलिंगी पुष्प में ही पाए जाते हैं। देखिए हाँ सही बात है, उभयलिंगी का मतलब मेल और फीमेल एक ही पौधा में लगा हो। ठीक है पर परागण एकलिंगी पुष्पों के साथ साथ उभयलिंगी पुष्प में भी। तो देखिए 52 का दोनों सही हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ पुष्पों के पराग कोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागण मुश्किल होता है। ठीक है, परागण मुश्किल होता है या तो होता ही नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? देखिए तो 53 हो जाएगा दोस्तों हरगोमैटी, सॉरी हरकोगैमी। ठीक है, हरकोगैमी। देखिए एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पुष्प के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण, ये भी स्वपरागण होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा इसको, स्वयुग्म। ठीक है, स्वयुग्म ये हो जाएगा ए। देखिए दोस्तों इसमें एक तो और नया नाम भी है, तो हम इसको भी सही कर देते हैं। ठीक है, सजातीय पुष्पीय परागण। पर परागण तो नहीं होगा, लेकिन अगर ऑप्शन में सजातीय पुष्प परागण ना हो ना तो स्वपरागण मारेंगे, यदि सजातीय है तो सजातीय ही रहने दीजिए। ठीक है, लेकिन ये भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। जो पराग बंद पुष्प में होता है उसे क्या कहते हैं? जब परागण बंद पुष्प में होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमी यानी कि बंद परागण। देखिए पंछियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंटीमोफिल की तरह पंछियों द्वारा ना, ऑर्निथोफिल। पंछियों द्वारा बोलेगा तो ऑर्निथोफिल। ठीक है, इसके बाद देखिए मिलान को कौन गलत है देखना है। ठीक है, तो 57 का देख लीजिए, पक्षियों द्वारा परागण सुमेलित नहीं है। तो देखिए
कीट में एंटोमोफिल्स, सही बात है। जानवर में एनिमिलोफिल्स, जानवर में एनिमोफिल्स, यही गलती है। जल में हाइड्रोफिली, ठीक है। हवाई में एनिमोफिल, ये भी सही है। तो आपका गलत कौन हुआ? 2 वाला। जानवर में एनिमोफिल्स नहीं होता है। हाँ, जानवर में आपका जूलोफिल्स होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कीट परागित पुष्पों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? देखिए कीट वाला का बात हो रहा है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, पुष्प बड़ा रंगीन होता है तथा उनके परागण बड़े आकार के होते हैं। अगला है, पुष्प सुगंधित होते हैं तथा उनमें पर्याप्त मात्रा में मकरंद पाए जाते हैं। तीसरा है, वर्तिकाग्र का सतह चिकना, रुक्ष और चिपचिपा होता है। सही बात है, क्योंकि परागण की क्रिया वर्तिकाग्र पर होता है ना, तो जब पोलन ग्रेन जब जाएगा वहाँ पर तो चिपक जाएगा, इसीलिए तो रहता है। सब देखिए, चमगादड़ के द्वारा होने वाला पर परागण को क्या कहते हैं? देखिए चिरियोट्रोफिली, ठीक ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो फिली जानवरों वाला था, एनीमो वाला पक्षियों का था, और नीथो वाला भले एंटोमोलॉजी ना होता है ना कीटों का। देखिए सेमल तथा कदम के पेड़ में परागण का माध्यम, देखिए कदम और सेमल का बात हो रहा है, तो इसमें से किसके द्वारा होता है? चमगादड़ द्वारा। किसके द्वारा होता है? चमगादड़ द्वारा, याद रखिए। अगला है, माइलेकोफिल्स पुष्प वह है जिनमें परागण होता है। देखिए माइलेकोफिल्स एक प्रकार का पुष्प है, ठीक है। तो इसमें परागण कैसे होता है दोस्तों? तो आपका होता है जैसे घोघा हो गया, गिलहरी हो गया, सांप आदि के द्वारा होता है। माइलेकोफिल्स पुष्प में घोघा, गिलहरी, सांप आदि के द्वारा परागण होता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, स्वपरागण के फलस्वरूप संतान दुर्बल हो जाती हैं और पर परागण के फलस्वरूप संतान अधिक स्वस्थ होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो 62 का आपका हो जाएगा, तो दोनों सही है, दोनों सही है। अगला है कि परागकणों को सर्वाधिक संख्या होती है। देखिए परागकणों की सर्वाधिक संख्या किस में होता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा वायु परागित में। किस में दोस्तों? वायु परागित। निम्नलिखित में कौन जलीय पौधे में जल परागित नहीं होता है? तो जलीय में नहीं होता है कमल, ठीक है, कमल। 64 का हो जाएगा दोस्तों कमल, जलीय नहीं होता है। बाकी हाइड्राफिल्स में, बेसिलनेरिया में होता है। देखिए वायु परागित पुष्प समानता होते हैं। कैसे होते हैं वायु परागित वाला? तो इसका हो जाएगा दोस्तों छोटे होते हैं। वायु परागित कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, सुगंध का अभाव होता है वायु परागित में। देखिए चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो चींटियों द्वारा होता है तो उसे कहते हैं मर्मिकोफिली। मर्मिकोफिली, ये तो मर्मिकोफिली गलती लिखा है, उसको मिर्मिकोफिली लिखेंगे, ठीक है। चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? मिर्मिकोफिली, मिर्मिकोफिली। पर परागण होने के क्या लाभ है? देखिए पर परागण इस विधि में दो भिन्न वंशावलियों क्रम का मेल होने से उत्पन्न संतान अधिक स्वस्थ होगा। ये तो बात सही है, बात सही है। अगला देख लेते हैं। अगला है कि पर परागण के माध्यम से पौधे की नई किस्में पैदा होती है। ये भी सही है। अगला है पर परागित पुष्पों से उत्पन्न बीज अधिक जीवन सन होते हैं। ये भी सही है, तो सभी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधे में एक लैंगिक जनन के दौरान निषेचन होता है। देखिए निषेचन की बात हो रहा है, क्या बात हो रहा है? निषेचन का।
तो इसका हो जाएगा परागकण के बाद, यानी कि दोस्तों पहले परागण की क्रिया होती है, जो कि परागकण को परागकोश से निकलकर वर्तिका के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या था, परागण था। और जब परागण की क्रिया होती है इसके बाद ठीक न, जो ओभा होता है, ओभा पर पहुंचने के लिए रास्ता खुल जाता है, वहाँ से नली निकल जाती है, ठीक ना। हाँ, स्टिग्मा से यहाँ तक। देखिए निषेचन क्या है, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। देखिए निषेचन क्या है, तो निषेचन होता है वही, ये राकेश जी है, आलतू फालतू बोलने वाला है। अंडा तथा नर के न्यूक्लियस का संयोजन ही निषेचन है, ठीक न, ये बात सही है। अगला है सर्वोत्तम उत्तर वही होगा। देखिए परागकण, परागकण की उपरांत पराग नली का विकास होना। देखिए परागकण जो बताए थे ना कि परागकण की क्रिया, परागण की क्रिया जब भी होता है तब पराग नली का विकास होता है, पोलन ट्यूब बनता है, ठीक, यानी कि पोलन को जाने के लिए कहाँ बनता है दोस्तों, तो पराग वर्तिका, वर्तिका, सॉरी वर्तिका से नु, हाँ परागकण से। तो देखिए परागकण के उपरांत पराग नली का विकास होते हैं, परागकण से। हाँ परागण से, परागकण से मतलब जैसे परागण की क्रिया से होता है। जब तक परागण नहीं होगा ना तब तक नली नहीं खुलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। परागण का होना जरूरी है। आगे देखिए निषेचन के उपरांत फल का विकास होता है। देखिए जब भी निषेचन हो जाएगा ना तो कौन सा पार्ट है जो फल बनेगा, तो अंडाशय फल बनता है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही फलों की, तो अंडाशय, अब बीजांड जो है बीज बनता है, जो हम लोग रोपते हैं ना बीज, वही अंडाशय को हम लोग खाते हैं, वही फल है। जब भी पौधा का फल खाए यानी सोच लीजिए कि अंडाशय खा गया, रोप दिए यानी बीज रोप दिए, बीजांड रोप दिए, याद रखिएगा। देखिए निषेचन के, निषेचन के उपरांत बीजों का विकास किसमें होता है। देखिए निषेचन के उपरांत बीजों का विकास, तो बीजांड से, ठीक है। तो 72 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भ्रूण किसमें मिलता है। देखिए भ्रूण किसमें मिलता है, हाँ तो बता देते हैं आपको, तो इसके बीज में, ठीक है। 73 का हो जाएगा दोस्तों बीज में। अब जो ये देखो भ्रूण किधर गया, भ्रूण तो बीज को देखना होगा बीज में है भ्रूण। अगला है किसी द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प में यदि पुंमंग और जयंग अलग अलग समय पर वयस्क बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, माने अलग एक साथ डेवलप नहीं हो पाए दोस्तों, तो इसको कहा जाता है दोस्तों डिकोगैमी, डिकोगैमी, ठीक है। बोल रहे हैं कि पौधे में लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए इसमें बताना है दोस्तों, तो पहले देखिए हम बताए थे ना, पहले कुछ भी हो उससे पहले परागण होता है, सबसे पहले परागण होना ही होना है। परागण के बाद देखिए निषेचन बनता है, परागण के बाद हाँ, निषेचन के बाद जुग्मन का विभाजन होता है। निषेचन होगा ना तो बढ़ जाता है, दो भाग में विखंडन हो जाता है। इसके बाद विभाजन के बाद भ्रूण का बनना, अब भ्रूण से ही क्या बनता है, पौधा, ठीक है। तो सी हो जाएगा। 76 है दोस्तों कि पौधे में निषेचन के उपरांत अंड कोशिका किसका निर्माण करता है। जब पौधे में निषेचन होता है ना तो अंड कोशिका का निर्माण खुद करता है। अंड कोशिका का निर्माण कौन करता है, तो ये हो जाएगा जुग्मक, जाइगोट, यानी कि अंड कोशिका का निर्माण कौन करता है, जुग्मक, जो जाइगोट। स्पर्म और ओवा मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है दोस्तों, देखिए पौधे में बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता है तो उसे असत्य फल कहेंगे। जब निषेचन, असत्य फल कहेंगे
अनिषेचक फल, दोनों एक ही बात है। जब निषेचन नहीं हुआ, बिना निषेचन कहीं फल बन गया तो उसे फॉल्स फल, असत्य फल, अनिषेच फल, यानी कि सभी नहीं यार, पार्थिनोक्रोपी को दूसरा सब हो गया। सुंदर। निम्नलिखित में से कौन सा अनिषेक फल है, जिसे अब बताना है इसमें से। तो देखिए दोस्तों, केला भी अनिषेक फल है, संतरा भी अनिषेक फल है और अंगूर भी, तो सभी हो जाएगा। सभी वाला तो अक्सर मार ही दीजिए, सभी नाम। पौधे में बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। देखिए, पौधे में बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्तित, तो कौन, यहाँ पर बात हो रही है अंडाशय की, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर बात हो रही है अंडाशय की, ठीक है। इससे पहले आया था कि पौधे बिना निषेचन के जब फल का निर्माण हो, वहाँ पर किसका बात हो रहा है, था फल का। यहाँ पर बात हो रहा है किसका, अंडाशय का। तो जब भी अंडाशय का बात करें तो पार्थिनोकोपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पार्थिनोकोपी हो जाएगा। और वैसे जब पूछा था ना तो अनिषेचक फल था। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे के निषेचन क्रिया के बाद बीजों का निर्माण शुरू होता है। यानी पौधा में जैसे ही निषेचन हुआ, इसके बाद बीजों का निर्माण शुरू हुआ। परंतु पौधे बिना निषेचन संपन्न हुए ही बीज पैदा कर लेते हैं। परंतु पौधे जो हैं बिना निषेचन की संपन्न हुए ही बीज पैदा कर लेते हैं, तो उन्हें निम्न में से कहा जाता है। तो देखिए, 80 का हो जाएगा दोस्तों आपका, 80 का हो जाएगा असंगत जनन, एपोमिक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विचार कीजिए। जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो उसे बहुभ्रूणता कहा जाता है, पोलीमेम्ब्री, ठीक है। 2 नंबर है, बहुभ्रूणता आवृत बीजी पौधे में ज़्यादा पाए जाते हैं तथा अनावृत बीजी में कम पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बहुभ्रूणता की खोज लीवेनहॉक ने किया। देखिए, बहुभ्रूणता की खोज लीवेनहॉक ने किया था, बहुभ्रूणता की खोज लीवेनहॉक ने किया था। और 2 नंबर में है कि बहुभ्रूणता आवृत बीजी पौधे में ज़्यादा पाए जाते हैं तथा अनवृत बीजी में कम। तो ये गलत है, उल्टा दे दिया है, ठीक है। तो डी नंबर आंसर होगा। एक और डी निषेचन होता है। देखिए, डी निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका हो जाएगा आवृत बीजी, किसमें होगा, आवृत बीजी। आवृत बीजी का मतलब वैसा बीज जिस पर आवरण हो, ठीक ना, जिसका बीज आवरण से ढका हो, इसी में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए दोस्तों, डी निषेचन क्या है। डी निषेचन उसे कहते हैं, सेकेंडरी इसमें आएगा, सेकेंडरी इसको जुड़ा होगा। हाँ, 83 का हो जाएगा दोस्तों। देखिए, डी नंबर ऑप्शन में देखिए, डी निषेचन, एक नर युग्म का अंडाशय से और दूसरा नर युग्म को द्वितीय केंद्रक से संलयन होगा तभी डी निषेचन होगा, ठीक ना, ऐसे ही होता है। तो डी हो जाएगा इसका। हाँ, डी होगा। देखिए, निषेचन के बाद बने युग्मों को क्या कहते हैं। देखिए, जब निषेचन हो गया इसके बाद युग्मक बना है तो इसको द्विगुणित कहते हैं। कैसा होता है, द्विगुणित। नेक्स्ट है, डी निषेचन की खोज किसने किया था। देखिए, ल्यूवेनहॉक बहुगुणता के, ल्यूवेनहॉक तो बहुगुणता के थे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसका, डी निषेचन का। तो इसका नवासचिन ने किया था। किसने किया था, नवासचिन। निम्नलिखित को अपना विचार कीजिए। जब फूल में अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है तो ऐसे फल को सत्फल। देखिए, हाँ, जब फूल में अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। हाँ, देखिए, और जब फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से होता है तो असत्फल। देखिए, अंडाशय कब बनता है, जब मतलब निषेचन होता है, निषेचन होकर अंडाशय बना, अंडाशय मतलब फल के रूप में बदलता है तो उसे सत्फल। अंडाशय के अलावा कोई अन्य भाग जो फल बदलता है तो उसे सत्फल।
तो इस प्रकार आपका सी हो जाएगा सर। निम्नलिखित में कौन असत्य है, यानी कि गलती को असत्य फल, अच्छा सॉरी असत्य फल है। एक सत्य फल होता है असत्य फल। तो देखिए सेब, इसमें से सेब हुआ, काजू हुआ, अखरोट हुआ। सेब, काजू और अखरोट, ये तीनों जो है कैसा है, असत्य फल है। कैसा है, यानी कि ये अंडाशय से इस फल का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अंडाशय के अलावा और किसी से होता है, चाहे अखरोट वगैरह से हो या काजू वगैरह, सब डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक असत्य फल है। देखिए इसमें भी असत्य, तो देखिए हम लोग क्या वर्क पढ़े थे उसमें, तो स्ट्रॉबेरी होगा ना, स्ट्रॉबेरी होगा। स्ट्रॉबेरी असत्य फल है, याद रखिए। असत्य फल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए एक अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं। एक फल में एक भी बीज होता है तथा एक से अधिक भी बीज होता है। ठीक है दोस्तों, तब का नवासिक हो जाएगा दोस्तों, दोनों सही है। देखिए पौधे में निषेचन के उपरांत अंडाशय की भीति बन जाती है। देखिए अंडाशय फल भीति, अंडाशय की भीति फल भीति, और इसके बाद सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग क्या है दोस्तों, तो पुष्पासन। सेब और नाशपाती का क्या खाया जाता है, पुष्पासन खाया जाता है। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए आम का मध्य फल भी थी, सही बात है, छिलका छील के मध्य वाला खाएला। लीची केरी ये भी सही है। नारियल का भ्रूण ये भी सही है। अनार के क्या खाते हैं, अनार का क्या खाते, रसीले, रसीले दाने खाते हैं ना, बीज पत्र नहीं खाते, रसीले थे ना, तो बंद का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, एरिल, एरिल देखिए एरिल और बीज चोल खाने योग्य हैं। देखिए लीची में तो जानते थे कि एरिल था, लेकिन जान लीजिए कि शरीफा और जयफल, जयफल ये इसका भी खाया जाता है, तो इसका डी हो जाएगा। देखिए फूल गोभी का खाने योग्य, तो फूल, कटहल का, देखिए कटहल का खाने योग्य, तो परिदल क्या खाया जाता है, परिदल खाया जाता है। बीज और बीज होता तो वो भी होता बीज भी खाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा फल संग्रहित फल नहीं है। देखिए संग्रहित फल नहीं है, अमरूद संग्रहित फल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा फल पुंज या समूह फल है, तो समूह फल कौन है, तो देखिए स्ट्रॉबेरी, शरीफा और रस भरे, ये सब कैसा फल है, पुंज फल है। देखिए आम, नारियल, सुपारी, बेर, आम, नारियल, सुपारी, बेर होते हैं, कैसा होता है दोस्तों, ठीक है, अस्थिल बोल, अस्थिल, अस्थिल ड्रोप, यानी कि ड्रोप इसको बोलते हैं। सेब और नाशपाती किस प्रकार का फल है, तो सेब नाशपाती पोम फल है। कैसा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सुमेलित है। देखिए कौन सा युग्मक सुमेलित है, तो इसमें से चुनना है कौन कौन सा फल है। ठीक है, तो 100 का हो जाएगा। देखिए दोस्तों केला का बेरी ये सही है, केला का बेरी ये सही है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है फलों का वह प्रकार जिसमें लीची तथा काजू को रखा जा सकता है। देखिए नट, काजू हो या लीची हो, नट। देखो फलों का वह प्रकार जिसमें लीची तथा काजू, ऐसे भी जानते हैं डायरेक्ट लीची और लीची और काजू किस में आता है, नट फल है। कैसा है, नट फल है। ठीक है, अगला अनानास किस प्रकार का फल है, अनानास किस प्रकार का फल है, तो सोरोसिस। कैसा है दोस्तों, सोरोसिस, याद रखिएगा अनानास सोरोसिस। निम्नलिखित में से कौन सोरोसिस फल के उदाहरण है, तो ये हो जाएगा, देखिए सहतूत भी हो जाएगा, सोरोसिस है, कटहल भी है, अनानास भी है, सब का है
सॉरी अनाज तो ऊपर ही देखे थे। नेक्स्ट है संतरा, मौसमी, नींबू आदि किस प्रकार के फल हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों हेस्पिरिडियम, हेस्पिरिडियम, हेस्पिरिडियम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है गेहूं, जौ, मक्का, धान आदि को फलों के निम्न प्रकार में किस में रखा गया है दोस्तों? तो कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस में रखा गया है। गेहूं, जौ, धान, मक्का इसको कैरियोप्सिस में रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है निषेचन के बाद बीजों के जीवावरण विकसित होता है। ठीक है। तो अध्यावरणों में नेक्स्ट है दोस्तों परागकण है, यानी कि पोलरिन क्या है? तो ये है दोस्तों अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद। चूँकि जो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जब पोलन ग्रेन वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तभी अपूर्ण विकसित होता है। ठीक है। अतः पहले कैसा रहता है? अपूर्ण विकसित। ठीक है, पूर्ण नहीं मारना है, अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद। ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा एक उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी पुष्प के बारे में सही है? तो देखिए दोस्तों बी नंबर, उनमें पुकेसर तथा अंडक दोनों होता है। उभयलिंगी में क्या होता है? पुकेसर भी होता है, स्त्री केसर भी होता है, यानी अंडक मतलब वही मेल फीमेल का। देखिए दोस्तों संसार का सबसे छोटा पुष्प हो जाएगा बुल्फिया। ठीक है। और संसार का सबसे बड़ा हो जाएगा रेफिलेसिया। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में केवल एक बार फूल खिलता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका नीला कुरुंजी। नीला कुरुंजी में 12 वर्ष में एक बार फूलता है। अभी 6 वर्ष पहले या फिर मतलब खिला था। देखिए कुरुंजी का पुष्प का 12 वर्ष में मात्र एक बार खिलने का कारण क्या है? तो देखिए इसमें कारण था फ्लोरोजिन स्राव। देखिए खिलाने वाला हार्मोन जो है ना, फ्लोरोजिन क्या है? फूल खिलाने वाला हार्मोन। तो इसी के प्रभाव से चूँकि मतलब 12 वर्ष में ही यह स्रावित होता है। फ्लोरोजिन का स्राव होता है 12 वर्ष पर और तब खिलता भी है 12 वर्ष पर। नेक्स्ट है दोस्तों 13 कर रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैसे पौधे जिनमें जीवन काल में केवल एक बार पुष्प होते हैं मोनोकार्पिक कहलाता है। ठीक है, जीवन में एक बार, जीवन में केवल एक बार, तो मोनोकार्पिक है। सही बात है। तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। ठीक है। जलकुंभी ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। सही बात है, इसी कारण आतंक कहा जाता है। अब बंगाल में सब ज़्यादा देखने को मिलता है। सी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा भाग द्विगुणित होता है? देखिए तो युग्मक कौन द्विगुणित होता है? युग्मक जाइगोट। जब स्पर्म में भाग मिलता है तो युग्मक यानी जाइगोट बनता है, तो वहीं तो द्विगुणित है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाग गुणित है? देखिए यहाँ पर भी बात हो रही है गुणित के। तो 16 का हो जाएगा दोस्तों आपका पराग। हाँ, यहाँ पर अंगुणित है इसलिए पराग। अंडाशय भी जोड़ा होता है, परागकोश भी होता है, युग्मक भी होता है, लेकिन ये जो है ना पराग। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से 3 परिस्थितियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए उसको पानी चाहिए, ऊंची ताप चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है। अंकुरण के लिए निम्नलिखित में बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से 3 परिस्थितियाँ सर्वाधिक प्रयुक्त हैं? तो पानी, ऊंची ताप और ऑक्सीजन। अंकुरण हेतु प्रायः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है।
निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधे में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं? आप बीजाणु जिन्हें बीजाणु कहा जाता है। तो ये हो जाएगा, देखिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, नग्न भ्रूण पाए जाते हैं। पौधे में मृतरस्त या सजीव प्रजक अंकुरण का अभिप्राय है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, देखिए सी पढ़ते हैं, जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण, यही सही है। सजीव प्रजक अंकुरण निम्न में से किस में पाया जाता है? तो सजीव प्रजक अंकुरण राइजोफोरा में पाया जाता है। भूमपोरी के अंकुरण पाया जाता है। भूमपोरी के अंकुरण पाया जाता है दोस्तों अरंडी में, ये भी होता है अरंडी में। अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। तो किसमें दोस्तों? माका में, अधोभूमिक। आर्किड का बीज होता है, कैसा होता है दोस्तों? तो आर्किड का बीज होता है हल्के तथा शुष्क, हल्का होता है। निम्नलिखित में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस। देखिए दोस्तों, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन? देखिए मादा पुष्प के निषेचन का बात हो रहा है, किसका? अंडाशय में होगा ना। कहाँ होगा दोस्तों? अंडाशय में। तो अंडाशय में ही तो उभर आता है, भ्रूण को हो, ओव्यूल को हो, उभा को हो, सब अंडाशय के अंदर है। बताइए, किसी प्रारूपी पुष्प में अंकुरण होने वाला परागकण बीजांड से में पहुँचने से पहले जयांग में कई भाग में गुजरता है। नीचे जयांग के भागों की सूची विभिन्न संयोजनों में दी गई है। उस संयोजनों की चुनिए जो परागनल पथ यात्रा का सही क्रम है। देखिए 127 है दोस्तों, 127 का आंसर हो जाएगा, देखो सी, जो कि वर्तिकाग्र। अब वर्तिका अंडाशय, पहले वर्तिकाग्र पर, चूँकि ऊपर से आता है ना, स्पर्म ऊपर से आता है, ठीक ना, पोलन के ऊपर से आता है। तो पर सबसे ऊपर क्या रहता है? वर्तिकाग्र। अब वर्तिकाग्र के पास नीचे आएगा तो वर्तिका। अब वर्तिका किससे लगा होता है? अंडाशय से। अंडाशय में होता है भ्रूण कहो, चाहे ओव्यूल कहो, चाहे ओवा कहो, ये सब रहता है। तो सी हो जाएगा। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित लिखा जा सकता है? तो बीज को रखना हो तो आर्द्र और गर्म और शुष्क, गर्म और शुष्क की स्थिति में। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार किसमें जड़ों और तनों, पत्तियों और कलिकाओं में नए पौधा उत्पन्न किया जा सकता है? तो वनस्पतिक प्रजनन। देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक नर जनन अंग नहीं है? तो देखिए फैलोपियन ट्यूब, मादा वाला है ना। निम्नलिखित में से कौन सी जनन ग्रंथि नर जनन तंत्र के भाग नहीं? देखिए नर वाला भाग नहीं है, इसमें हो जाएगा बार्थोलियम ग्लैंड, नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। नेक्स्ट है कि नर जनन तंत्र संबंधित जनन ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ की प्रकृति कैसे होती है? तो जनन वाला कैसा होता है? क्षारीय होता है दोस्तों। देखिए नर जनन अंग शुक्रवाहिका नली की लंबाई होता है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। नर में वृष में कोष स्थित रहता है। तो देखिए ये रहता है उदर गुहा के बाहर, और टेम्परेचर करना चाहिए, शरीर के जो भी टेम्परेचर है उसका 2 डिग्री कम चाहिए। वृष में का औसत वजन कितना होता है? 12 ग्राम। कितना होता है? 12 ग्राम। शुक्राणु निर्माण हेतु वृष में कोष का उपयुक्त ताप कितना होना चाहिए? तो शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस
34 से 35 डिग्री। कितना हो जाएगा? 34 देखिए 37 होता ना तो 2 कम की जगह तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35। तो वही हो गया 34 इसलिए 35 हो जाएगा ना। तो नेक्स्ट है वृष में स्थित किसी कोशिका द्वारा नर हार्मोन एंड्रोजन स्रावित होता है। देखिए एंड्रोजन का बात होता है, किसका? एंड्रोजन का। तो लाइडिंग कोशिका है, प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड किस में पाया जाता है दोस्तों? तो सिर्फ नर स्तनधारी में पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। स्पर्म भले ना वीर यानी कि सीमेन किसे कहते हैं? तो देखिए तो इसमें देखिए शुक्राणु भी रहता है। शुक्राणु और सभी सहायक ग्रंथि के स्राव जो होता है ना, सभी मिलकर स्पर्म का निर्माण करते हैं। सॉरी सीमेन कहते हैं। सीमेन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 7.3 से 7.5, चूँकि क्षारीय होता है ना। वृष के बाहर संयोजी उत्तर की 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो ये होता है ट्यूनिका वेस्कुलस। देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्क्रोटम का तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस सही रहता है, से कम रहता है, सही है। अगला है स्क्रोटम का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री अधिक होता है, ये गलत है। क्योंकि वो सही होगा तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नहीं पसंद होगा। सर्टोली कोशिका पाया जाता है। सर्टोली कोशिका कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका वृष में। कहाँ? वृष में। एक वयस्क नर में प्रतिदिन लगभग कितने शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है? तो 10 के पावर 12 से 13, 10 के पावर 12 से 10 के पावर 13। ये क्रोमोसोम निम्नलिखित में किसका भाग है? तो एक क्रोमोसोम जो है मानव शुक्राणु के सिर पर का टोपी नुमा भाग है, उकरे को एक क्रोमोसोम बोलते हैं दोस्तों। वृष में तैयार शुक्राणु का परिपक्व कहाँ होता है? देखिए अधिवृष में। कहाँ होता है दोस्तों? अधिवृष में। जनन अंगों का विकास किस भ्रूण स्तरीय में होता है? तो जनन अंगों का विकास जो होता है दोस्तों मीसोडर्म में होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ स्थित रहता है? प्रोस्टेट ग्रंथि जो है दोस्तों मूत्र मार्ग के चारों ओर, ठीक है, मूत्र मार्ग के चारों ओर। निम्नलिखित में से कौन युग्मक है? युग्मक कौन है दोस्तों? तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों युग्मक है। युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है दोस्तों? 23। युग्म मतलब जोड़ा होता है। शुक्राणु कोशिका के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में रहता है दोस्तों? ये होता है मध्य भाग में। किसमें? मध्य भाग में। फर्टिलाइजर प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो फर्टिलाइजर प्रोटीन शुक्राणु के सतह पर। कहाँ दोस्तों? शुक्राणु के सतह पर। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है दोस्तों, 153 का हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग पहला पढ़ते हैं कि जनन अंगों में युग्मकों के निर्माण प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, इन गलत है। जनन अंगों में युग्मकों के निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन, नहीं गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुक्राणु जनन की क्रिया 11 से 13 वर्ष की नर के वृषण में स्थित शुक्राणु जनन नलिकाओं द्वारा प्रारंभ होता है। सही है दोस्तों। फिर अंड जनन की क्रिया 9 से 11 वर्ष में माता के अंडाशय के फॉलिकिल से प्रारंभ होता है दोस्तों। सही है। तो इस प्रकार आपका दोनों सही हो जाएगा, सी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। अगला है मादा में निम्नलिखित में कौन मादा जनन अंग है? तो मादा वाला ओवरी होता है, ओविडक्ट होता है, यूट्रस भी होता है, तो सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग नहीं है? मादा वाला कौन नहीं है? तो देखिए मादा वाला नहीं है तो फ्लोपिन टिप पहले है, ओवरी भी है,
वाजाइना भी है और सीमेनल वेसिकल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है अंडवाहिनी नली की लंबाई कितना। अब बताना है कि अंडवाहिनी नली की लंबाई कितना है। तो ये हो जाएगा 12। रिपीट। हाँ, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा सहायक ग्रंथि जनन ग्रंथि मादा वाला को जनन ग्रंथि है। तो बार्थोलिनियन ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्टेट तो मनुष्य हेतु में रहता है, मेल में। एक सवाल से स्त्री का मासिक चक्र 28 दिन का होता है। योनि का बाह्य झिल्ली जिसकी पतली झिल्ली से ढका रहता है उसे हाइमेन झिल्ली कहते हैं। मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंड उत्सर्जन होता है। तो होता है दोस्तों ये आपका 14वें से 15वें दिन, है ना, उत्सर्जन होता है। यदि एक अंडाशय निकाल लिया जाए तो तब भी प्रजनन की क्रिया प्रभावित होती है। तब भी प्रजनन की क्रिया प्रभावित नहीं होती है। हाँ सही बात है, नहीं होती है, दूसरा से काम चलेगा। दूसरा अंडाशय बड़ा होकर प्रथम अंडाशय का कार्य करने लगेगा, ये गलत बात है। तो ये सही है, आर गलत है, ये सही है, आर गलत है। कार्पल ल्यूटियस का विकास होता है। देखिए कार्पल ल्यूटियस का विकास कहाँ होता है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका अंडकोश में। कहाँ होता है, अंडकोश में होता है, अंडकोश में। कार्पल ल्यूटियस के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम। तो कार्पल ल्यूटियस का स्रावित है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालिकाओं में पहली बार मासिक चक्र का प्रारंभ होना रजोनी वृद्धि कहते हैं। सही है। फिर इसके बाद ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये बालिकाओं में पहली बार मासिक चक्र का प्रारंभ होना रजोनोवृत्ति नहीं कहते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला है। स्त्रियों में मासिक चक्र के लिए क्रिया बंद होना, है ना, देखिए बंद होना रजोनोवृत्ति कहते हैं। ठीक ना, और जब शुरुआत होता है उसे मीनार कहते हैं। दोनों एक दूसरे से उल्टा दे दिया है। ठीक है, लेकिन 3 नंबर देखिए मासिक चक्र 12 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है और 45 से 50 में बंद होता है, तक चलता है, उसके बाद बंद होता है। तो ये सही है, तो 3 नंबर सही है। तो देख लीजिए आप 3 नंबर हो जाएगा, जो 3 सही है। अगला है एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितना होता है दोस्तों। ये होता है 400। कितना, 400। शुक्राणु तथा अंडाणु का संयोजन कहलाता है। जब शुक्राणु अंडाणु मिले तो क्या निषेचन का है। निम्नलिखित मानव तत्व एवं अन्य स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। देखिए फिलोपिन ट्यूब में क्या वाला, फिलोपिन ट्यूब यही से फिलोपिन ट्यूब काट दिया जाएगा नसबंदी में। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। क्या बनी वो, युग्मक, एक के जाइगोट कहा जाला। कहता भ्रूण की 16 कोशिका वाले अवस्था को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, 16 कोशिका वाले अवस्था को मोरूला कहते हैं। निषेचन के कितने समय बाद भ्रूण के गर्भ में आरोपण होता है। तो 1 सप्ताह ना, कितना, 1 सप्ताह बच्चे प्रस्ताव बोला। गर्भ में सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं। गर्भ में सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहते हैं, जरायु। मनुष्य में अपरा का निर्माण कब होता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों भ्रूण रोपण के 4 सप्ताह बाद अपरा यानी कि प्लेसेंटा बन जाना पोषण करते। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के साथ खाद्य की पूर्ति की जाती है। देखिए तो यही प्लेसेंटा के माध्यम से, किसके, प्लेसेंटा के माध्यम से पूर्ति की जाती है। देखिए गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है। तो ये था एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक
मानव गर्भ प्लेसेंटा में एक मजबूत डोरी समान संरचना से जुड़ी जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो डोरी का नाम रज्जु, नाभि रज्जु, ठीक ना? क्या बोलेंगे? नाभि रज्जु। मानव में गर्भावस्था में कितनी दिनों की होती है? तो 9 महीना 8 दिन नहीं दिया है, तो 9 महीना 10 दिन वाली, 9 महीना 7 दिन होता है, 9 महीना 10 दिन वाली। ओवा निषेचन होने के तुरंत बाद किस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक बहुकोशिकीय जीवों का जन्म देता है? ठीक है, 78 का हो जाएगा दोस्तों समसूत्री। कौन हो जाएगा? समसूत्री। अगर अधसूत्री की बात करें तो केवल जनन कोशिका में होता है। निम्नलिखित में विचार कीजिए। शुक्राणु फलोपेंटी में 12 घंटे तक जीवित रहते हैं, अंडाणु फलोपेंटी में 36 घंटे तक। देखिए दोस्तों 79 का हो जाएगा, दोनों सही है। दोनों सही है। मानव गर्भ प्लेसेंटा में अंडाणु अंडाणु जो है 36 घंटा तक, ठीक है, और शुक्राणु जो है 12 घंटा तक। फलोपेंटी में दोनों जाके जीवित रहेला, मस्ती कर लो। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान कितने अंडाणु का उत्सर्जन होता है? ये 2। निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है? मैंने द्विगुणित संरचना कौन है? युग्मक, ठीक ना? 81 के डी। 82 मानव में गर्भ का लिंग निर्धारण होता है, तो निषेचन के समय निर्धारित हो जाला कि लड़का होता है। मानव भ्रूण के 3 जनन स्तर कौन है? देखिए एंडोडर्म, मेसोडर्म, इक्टोडर्म। एंडोडर्म, मेसोडर्म, इक्टोडर्म। तो बी और सी एक ही लेकर बना हुआ, सी नंबर होगा। लिखा है, दोनों बचेगा। भ्रूण के किस जनन स्तर में तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क में रोजू का विकार होता है? तो ये हो जाएगा एक्टोडर्म में। किसमें? एक्टोडर्म। स्टेम सेल का विकास किस जनन स्तर में होता है? देखिए स्टेम सेल का बात हो रहा है, तो 185 को जाएगा दोस्तों, सी हो जाए मेसोडर्म, तंत्रिका का एक्टोडर्म। संयुक्त उत्पत्ति की प्रक्रिया का क्या नाम है? संतान उत्पत्ति प्रक्रिया माने प्रसव के क्या नाम है? तो पर्चुरीसन, पर्चुरीसन। अगला है मनुष्य में निषेचन कब होता है? हाँ देखिए, तो ये हो जाएगा मासिक चक्र के 16वें से 18वें दिन। मनुष्य में गर्भावधि काल होता है, माने गर्भ धारण करने की काल होता है 36 सप्ताह। कितना? 30 सप्ताह। 36 सप्ताह होता है। किस स्थिति में कॉर्पस ल्यूटियस तीनों सक्रिय रहकर हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सेशन स्रावित करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अंडाशय के निषेचन के बाद, अंडाशय के निषेचन के बाद प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सेशन स्रावित। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली नली के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग बनाता है, उसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। देखो तो नली के शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है? शुक्राणु को कहाँ रखा जाता है? तो ये अधिवृष में, ठीक ना? इसका पोषण वहीं पर होता है, अधिवृष में। अगला है पुरुषों का वृषण कोष शरीर से बाहर क्यों होता है? क्योंकि उसको शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। तो इसका हो जाएगा दोस्तों निर्माण के लिए बनने का डी हो जाएगा। शुक्राणु निर्माण के लिए समान शरीर में तापमान के तुलना में कम तापमान को सकता है। भ्रूण के अपराकोशिका किसमें सहायक होता है? तो 93 का हो जाएगा दोस्तों ये उत्सर्जन। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य अनुवंशिकी सामग्री पाई जाती है? किसमें पाई जाता है दोस्तों? ये शुक्राणु में पाई जाता है।
चलो, एक समान मनुष्य के संदर्भ में नहीं जीते करना विचार कीजिए। गलत है। हाँ ये गलत है। हाँ, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चलो ये गलत है, इसको देखना होगा दोस्तों। बाद में फिर अगला आते हैं। हाँ चलिए, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगा? मानव हृदय का स्पंदन मैंने कब मैंने छाने लगा? तो संभव हो जाएगा दोस्तों अपने परिवर्तन के 6 सप्ताह में। परिवर्तन के पुरुषों में लीडिंग को सिखाया टेस्टोस्टेरोन को रुधिर में स्रावित करती हैं। सही है। फिर एक बार स्त्रियों में कॉपर लुटियम की कोशिका जो स्ट्रॉन्ग स्रावित करते हैं। गलती बात, कॉपर लुटियम से ना। निषेचन अंडाशय गर्भाशय की दीवार में ब्लास्टोसिस अवस्था में धर्पित होती हैं। तो इसका हो जाएगा 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 सही है। बी नंबर। नवजात शिशु में 3 माह तक की आयु में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं दोस्तों? तो नियोटेलॉजी। मासिक चक्र का क्रम से स्त्रीवत स्रावित होने वाला हार्मोन का क्या नाम? क्रम। अच्छा, क्रम बनाना। देखिए, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा एफएसटी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अल्पकालीन अंतःस्रावी ग्रंथि है? मैंने अल्पकालीन बोला, तो दूसरा का हो जाएगा दोस्तों सी कार्पस लुटियम। लुटियम रखते हैं, लुटियम लिखते हैं, लुटियम कार्पस लुटियम। मुंह के द्वारा मादक पदार्थ लिए गए गर्भ निरोधक गोलियां से किस प्रकार के रोकथाम नियोजन दिलाते हैं? तो ये हो जाए अंडो उत्सर्जन। है ना, गोलियां गर्भ निरोधक अंडा को उत्सर्जन ना होती, बना ही ना दिया। कॉपर्टी रोकता है। कॉपर्टी कौन सी रोकेगा? जो शब्दों को हो चाहिए सर अंडा निषेचन को, मैंने कॉपर्टी लगा तो निषेचन ही ना हो कभी। निम्नलिखित अपना विचार कीजिए। परखनाली शिशु का निषेचन बाह्य होता है जबकि विकास अंतरिक्ष। सही बात। बाह्य निषेचन को इस विट्रो निषेचन की भी कहा जाता है। ठीक, ये सही है। विश्व में प्रथम परखनाली शिशु का नाम क्या है? तो लुईस का नाम है गर्भाशय में मानव भ्रूण जिस तरह के में तरता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, ये इम्नियोटिक द्रव। इम्नियोटिक द्रव। ठीक है, देखिए गर्भावस्था में अधिकतम कितने महीने तक गर्भपात सुरक्षित रहता है? कितना महीने तक? तो हो जाएगा 3 माह। निम्नलिखित कितना विचार? गर्भाशय के 3 महीने तक गर्भपात सुरक्षित होता रहता है। सही बात बा। फिर अगला है 6 महीने पूरा होने पर गर्भपात करना माता एवं शिशु दोनों के लिए खतरनाक होते हैं। ये भी सही है। सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नसबंदी। नसबंदी को क्या कहते हैं? तो नसबंदी को कहते हैं वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी, ठीक ना, वेसेक्टोमी। माता में कह रहा है तो क्या कर देला? वेसेक्टोमी ना। माता में क्या कर देला? इसको कहते हैं टिबोक्टोमी। माता में हाँ टिबोक्टोमी कहते हैं। माता में नसबंदी टिबोक्टोमी। चूँकि फेलोपियन ट्यूब काट देला इसे। फिर एक बाद गर्भ में विकास हो रहे भ्रूणों के लिंग अनुवंशिकी प्रकृति की जांच की विधि। ठीक है, इसका हो जाएगा एमिनियोसेंटोसिस। ठीक है ना, पढ़े थे पीछे। निम्नलिखित का विचार कीजिए। नर नसबंदी में नर के शुक्रवाहिका को काटकर धागे से बांधते हैं। सही बात बा। देखिए, इसके बाद में दोस्तों मादा नसबंदी में मादा के फेलोपियन ट्यूब को दोनों सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद देख लीजिए STD तीनों की जांच किस विधि से की जाला? तो दोबारा हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी PCR DNA ELISA सब हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से जनसंख्या नियंत्रण की कौन सी युक्ति महिला के द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है दोस्तों? तो 13 का हो जाएगा आपका
निरोधक, निरोधक तो ये लड़का लोग पहनते हैं कंडोम। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें से हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, देखिए सलेहरी नमक 3 नंबर देखिए सी। सहेली नामक डर निरोधक गोली एस्टेरॉयड प्रकृति की होती है, यही सही है दोस्तों। 15 सर 15 कर रहे हैं दोस्तों, 15 कर रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला है कि अंडे उत्पन्न करने वाले जीव विपी पुरुष कहलाते हैं, इनमें प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होता है। अब बच्चे उत्पन्न करने वाले जीव को ओविपरस कहते हैं, इनमें प्लेसेंटा का निर्माण होता है। 215 का हो जाएगा दोस्तों डी, ना तो ए ना तो डी, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि हम भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरम्भ हुआ था। हम एक हमारे 1951 ठीक ना, तो 1951 में हो रहा दोस्तों। इस प्रकार आज का क्लास खत्म हुआ दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में लाइक कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक के सब्सक्राइब साथ। भी कीजिए, लाइक मत कीजिए भी लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए।